बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कौम के सामने आज मुल्की मैशत की दो तस्वीरें रखी गई। इनमें से कौन सी तस्वीर सही और कौन सी गलत है, यह फैसला बहरहाल कौम ने करना है। पहली तस्वीर नून लीग ने पेश की। आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। चीनी की कीमत 53 रुपए थी, आज 100 रुपए है। 31 मई 2018 को घी की कीमत 149 रुपए थी, आज 300 रुपए है। उस दिन दाल मूंग की कीमत 112 रुपए थी, आज वो 200 रुपए की मूंग की दाल है। और आटा फी किलो 33 रुपए का था, आज 80 रुपए का खरीदा गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ इन चार चीजों की बास्केट में 96% इजाफा हुआ। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का फलसफा लेकर मुल्क को 3 सालों से गुमराह करते रहे, जबकि तमाम वो टेंजिबल इंडिकेटर्स जिनके ऊपर मईशत का दारोमदार है, चाहे वो ग्रोथ है, वो नीचे जाती रही, टैक्स रेवेन्यू नीचे जाता रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे जाती रही, एक्सपोर्ट्स नीचे जाते रहे, डेवलपमेंट बजट नीचे जाता रहा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहा, इन्फ्लेशन बढ़ती रही और ये कहते रहे कि चमन में बहार आ रही है। 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आए हैं कि तकरीबन 8% आबादी इस मुल्क की आज गुर्बत की इंतहा से नीचे चली गई है। इसका जवाब देने वाला पाकिस्तान में कोई है? आपने नून लीग की पेश करदा तस्वीर देखी, अब आप हुकूमत की तस्वीर भी देख लीजिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था जब इमरान खान को हुकूमत मिली, तो सिर्फ 2.5 साल के बाद ग्रोथ वापस 4% पे आ गई है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 2016 से अब तक की बुलंद तरीन सतह पे है और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस में है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9% और उसके बाद इंशाल्लाह हो सकता है 14% पे ग्रो करे। आपकी रेमिटेंसेस हाईएस्ट हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आप टैक्स रेवेन्यू पे अपने तमाम हदफ मीट कर रहे हैं। जो इस वक्त महंगाई पूरी दुनिया में खाने पीने की अशिया में महंगाई जो है वो उसकी लपेट में है, जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सारी दुनिया में ये तारीफ भी हो रही है कि जहाँ पे हमारे हमसाया मुल्क 7%, 8% से सुकड़ रहे हैं, जहाँ कोविड ने तबाही मचा दी है, वहाँ पे हम 4, 4.5% या शायद इससे भी ज्यादा पे हम इस साल ग्रो करेंगे। अगले साल 5%, 2023 का होएगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें हम 6% तक जाएंगे। ये भी देखना है कि इन्होंने जो ग्रोथ शो की है वो इम्पोर्ट ड्रिवन और बोरोड पैसे की ग्रोथ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट के दहाड़े पे आ गया था। असल डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी देखें तो क्रॉप सेक्टर ज़राअत का 5% 5 साल में उसमें ग्रोथ है, जहाँ सबसे ज्यादा आपकी लोग लेबर इंगेज होती है। सेकेंडली 2 फिगर्स आपके उन्होंने दिए हैं, फिगर्स शुरू के पर कैपिटा इनकम और जीडीपी का जो डॉलर में बताया है। मेरे मैं जो चेहरे देख रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, आपको पता है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रुपए और डॉलर का जो था वो 40% मसनूई था। अगर वो आप इनबिल्ट कर ले तो इनका जो जीडीपी का साइज जो ये 313 कह रहे थे पहले साल में, वो 261 है असल में। अब उठा के हम कैपेसिटी पेमेंट दे दे के थक रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग नहीं की थी। और जो पावर थी वो जो शॉर्ट तो थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लगा दी। तो हम अभी फोकस करें कि हम इसको इकॉनमी को जो है स्टेबलाइजेशन से लेके हम एक किस्म से ग्रोथ मोड में लेंगे। हम जा रहे हैं कि हम अपने इकॉनमी जो रेवेन्यूज हैं वो 20% हर साल बढ़ाएंगे। इन्होंने तो अपने वक्त के बीच में ये देखी नहीं थी, ना कोविड देखी थी, ना इन्होंने IMF का प्रोग्राम इतना सख्त देखा था। विद द कोविड, विद द IMF प्रोग्राम, हम इन रेवेन्यूज को डबल करेंगे बाय एंड ऑफ आवर टेन्योर। कौन सी तस्वीर ठीक है, यह फैसला बहरहाल आपने करना है, लेकिन मैं यहां एक सवाल उठाना चाहता हूं। नून लीग के बकौल इन्हें 2013 में खजाना खाली मिला था, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी भी थी। ये मसाइल जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पैदा हुए थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना कौन थे? हफीज शेख और शौकत तरीन। गोया ये दोनों मसाइल पैदा करने वाले लोगों में शामिल थे। और पीटीआई दावा कर रही है हमें खजाना खाली मिला था। अब सवाल यह है कि इसके जिम्मेदार कौन थे? उनमें खुशरो बख्तियार भी शामिल थे और वकार मसूद साहब भी। वकार मसूद पिछली हुकूमत में सेक्रेटरी खजाना थे और खुशरो बख्तियार वजीर थे। आज ये दोनों पुरानी हुकूमत में मसाइल पैदा करने के बाद
इस हुकूमत में पुरानी हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। और वजीर खजाना कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना शौकत तरीन। लिहाजा कहीं ऐसा तो नहीं ये हुकूमत चोट मारने वालों ही से दर्द की दवा ले रही हो। मैशत की खराबी का जिम्मेदार कौन है और आवाम को रिलीफ किसने देना है, ये हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, माशी माहिर हैं, तजिया कार हैं, वो हमारे साथ इस स्काइप पे हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, आज आपने दोनों तकरीरें सुनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव आपने देख लिया मैशत के बारे में, फिर गवर्नमेंट का उसमें जो दिलचस्प सूरत हाल थी, शौकत तरीन साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना रहे, वो आज पीटीआई के वजीर खजाना, वकार मसूद साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी खजाना थे, वो आज इनके साथ बैठे हुए थे, और जो मुख्तार साहब हैं वो वजीर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। तो ये बेसिकली जिन लोगों ने इकॉनमी खराब की आज वही कह रहे हैं कि पिछले लोगों ने खराब कर दी। फरमाइएगा कुछ। देखिए, एक तो मईशत होती है सियासतदानों की और एक मईशत होती है आम पाकिस्तानी की, 22 करोड़ पाकिस्तानी की। हो ये रहा है कि ऑपोजिशन वाले जो हैं वो अपने पसंदीदा इशारे जो हैं मईशत से चुन लेते हैं और बताते हैं कि जी मईशत तो तबाह हो गई बिल्कुल। दूसरी तरफ हुकूमती पार्टी है, वो अपने पसंदीदा इशारे जो है वो उठा लाती है और कहती है कि जी मईशत तो जबरदस्त जा रही, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मईशत जो है चौधरी साहब, मैं समझता हूँ कि बड़ी सिंपल मईशत है। दोनों तरफ से मईशत को इतना पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि आम आदमी कंफ्यूज हो जाए। अब हकीकत यह है कि आम आदमी को ना तो कोई मईशतदान ये समझा सकता है कि मईशत बुरी हो रही है या अच्छी हो रही है, ना उसको कोई वजीर खजाना चाहिए, ना उसको कोई वजीर आजम चाहिए। हर पाकिस्तानी शहरी जो आटा खरीदने जाता है बाजार में, जो चीनी खरीदने जाता है बाजार में, जो बिजली का बिल माहाना देता है, उसको पता है कि उसकी मईशत सही सिमत में जा रही है या गलत सिमत में जा रही है। उसको समझाने की जरूरत नहीं है। सीरियसली आपको कोई मईशतदान नहीं चाहिए जो आम आदमी को बताए कि भैया आपकी मईशत उमदा जा रही है। आपसे एक सादा सवाल करता हूं सर, और उसका एक सादा सा जवाब दे दे कि पाकिस्तान की माशी हालत अच्छी है या बुरी है? देखिए, हकाइक की बुनियाद के ऊपर 1000 दिन तकरीबन पूरे हो रहे हैं, ज्यादा हो गए 1000 दिन से पीटीआई की हुकूमत को। 1000 दिन पहले जो सर्वे आया था उसमें तकरीबन 30% पाकिस्तानी जो हैं वो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे थे, यानी कि तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे थे 3 साल पहले जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे थे। 1000 दिन की हुकूमत के बाद आज तकरीबन 41% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शराय गुर्बत से नीचे है। तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। 1000 दिन का मतलब ये हुआ कि औसतन और रोजाना के 20,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे गिर जाते हैं, और पिछले 1000 दिन से यही कुछ सामने आ रहा है। 20,000 पाकिस्तानी रोजाना? जी, 2 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इजाफी पिछले 1000 दिनों में शरह गुर्बत से गिरे हैं। तो 2 करोड़ को आप 1000 पे अगर डिवाइड कर लें तो वो औसतन 20,000 पाकिस्तानी रोजाना के बन जाएंगे जो शराय गुर्बत से गिर रहे हैं। ठीक। और महंगाई? देखिए, महंगाई का जब आपने जिक्र किया तो महंगाई का नतीजा है जो मैंने आपके सामने पेश किया। 2 धारी तलवार चली है। एक तो जबरदस्त। डॉक्टर साहब आपने साथ ही रहना। अब साहब ये फरमाइएगा, ये फिगर्स तो आपके सामने भी हैं, आप कह रहे हैं कि माशी तौर पर पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, और क्या कौन रहे हैं? वकार मसूद साहब जो ये कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा गर्क कर दिया था और उसमें 5 साल वो सेक्रेटरी खजाना रहे, और फजिंग का इल्जाम इन्हीं के ऊपर था कि इन्होंने इसाक डार साहब के दौर में फजिंग की थी, और आज जो है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा गर्क कर दिया, साथ बैठे हुए हैं। शौकत तरीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना, वो ये कह रहे हैं पिछली गवर्नमेंट्स ने खराब कर दिया था, अब वो आपके साथ बैठे हुए हैं। साथ फिगर्स महंगाई के देख लें, 16% तो चीनी महंगी हो गई, तकरीबन 10.8% गवर्नमेंट के फिगर्स हैं कि महंगाई हुई है। तो इन सारी चीजों को देखें, फिर फतेह गुरबत से नीचे लोगों को देखें, साथ आप कह रहे हैं कि टेक ऑफ कर रही है मैशत। जो सर बहुत सारा लंबा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देने का मौका देंगे। देखें, एक मिसाल इस तरह देता हूँ, सादा मिसाल है हम लोग समझेंगे। एक मरीज है जो पिछला डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा था,
और आज हमारे पास आया है। मईशत मरीज है और हम उसके डॉक्टर हैं। ठीक हो गया। जब हमारा मरीज आया तो उसका करंट अकाउंट का खसारा $19 अरब का था। जितने उसके असासे थे सरकारी पब्लिक कॉर्पोरेशन सारी नुकसान में थी। उसकी एक्सपोर्ट्स गिर रही थी, रिजर्व उसका जो उसकी सांस थी ना वो यानी उसकी नब्ज थी वो गिर रही थी और रिजर्व खत्म हो रहे थे। छोटी सी बात कर लूं, मैं अगर मुझे अगर ये सुनेंगे तो आपको समझ वही डॉक्टर है जिसने पहले खराब किया था। नहीं वही डॉक्टर अब आपके पास है। अब आप समझ नहीं, डॉक्टर भैया अस्पताल बदल गया। अच्छा अस्पताल, अच्छा मालिक डॉक्टर वही है जी। असल इशू अस्पताल का था। असल आप उसकी भेजना बात मुझे पूरी करने की तो बात समझेगी। आज आपकी मईशत का क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है जी, मरीज की एक टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। कितनी बढ़ गई है सर? एक्सपोर्ट इस वक्त 13% ज्यादा है पिछले, और पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट नेगेटिव ग्रोथ रही है उसमें। अब कितनी होगी? अगर मुझे सवाल है सर, मैं अगर जिस सोच आप सवाल ये कहता कि मैं मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दें। एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है, रेमिटेंसेज आपके बढ़ रहे हैं, खसारा जो 20 अरब का नाकाबिले बर्दाश्त था आज वो 20 से 0 होकर सरप्लस हो गया। स्टॉक मार्केट आपकी बता रही है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड लग रहा है। आपकी ज़रूरी अजनास जो 4 बड़ी अजनास है उनकी बम्पर क्रॉप आई है, बहुत अच्छा, जिसकी वजह से आपकी आगे एग्रीकल्चर पॉलिसी का रिजल्ट है। सीमेंट की सेल पीक पे है, बहुत अच्छा। आपका इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9% ग्रोथ पे है। आपकी कारों की प्रोडक्शन और डिमांड पीक पे है। आपके मोटरसाइकिलों की डिमांड पीक पे है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि मरीज के टेस्ट सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। आप कह रहे हैं मरीज भाग क्यों नहीं रहा, हम कह रहे हैं खुदा ना खास्ता मरीज मरने से बच गया। काम सिर्फ मरीज को बचाना था। नहीं, और आपने बचा लिया। नहीं, अगर जो टेस्ट सारे बता रहे हैं इसका है कि मरीज की हालत बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है, खुदा ना खास्ता मर नहीं रहा। 2 सवालों और अब ये जो आपने खजाना ठीक गुर्बत 10.5 आज है ना उधर अगर मैशत ठीक है, गुर्बत नहीं कोई बात है, महंगाई कम होनी चाहिए। आप कह रहे हैं 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से मजीद उनमें इजाफा हो गया है, उनको तो ऊपर जाना चाहिए। डॉक्टर साहब जब इस मरीज को कैंसर हुआ था तो कैंसर बढ़ रहा था, जिन्होंने किया था वो आज आपके नहीं वो अब आपका सुने ना, मैं कहना चाह रहा हूं कि अब आप कह रहे हैं कि जी एकदम से गुर्बत क्यों नहीं कम हुई, तो गुर्बत इसलिए डॉक्टर साहब कि आपकी मईशत का पिछले 2 साल से 20% हिस्सा डेड है कोरोना की वजह से। ना स्कूल सारे बंद हैं, स्कूल से लेकर ट्रांसपोर्ट, कैंटीन, किताबों वाले, यूनिफॉर्म वाले सारे उनकी सेल नहीं है डॉक्टर साहब। आपके टूरिज्म इंडस्ट्री सारी बंद है, आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री सारी बंद थी, आपकी मार्केटें 8 बजे बंद हो जाती थी, आपके लॉकडाउन थे। इस सारी के बावजूद इमरान खान हुकूमत ने कोरोना में भी नुकसान नहीं किया और आज हम 4% पिछले हालात से बेहतर है। इसका मतलब है 80% इकोनॉमी काम कर रही है, 20% कम है। और टैक्स रेवेन्यू, यही तो सवाल है। टैक्स रेवेन्यू डॉक्टर से दुकान बंद है लेकिन कह रहे हैं मुनाफा बढ़ रहा है कोरोना की वजह से सब कुछ बंद अलग बात है। और इधर से आप कह रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4 पे। आप सुने ना, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है पाकिस्तान की तारीख में कभी 4000 टच नहीं हुआ था, इस दफा वो 4300 रुपए तक उसकी एक्सपेक्टेशन है। अब आप जो कह रहे हैं ये आखिरी जुमला बोलो, दूसरे डॉक्टर आखिरी जुमला कि मईशत के रिकॉर्ड कंप्लीट होगा इस जून के आखिर में, फैक्ट फिगर्स आ जाएंगे। अगर हमने भी फिगर फजिंग की इसहाक डार की तरह तो लोग हमारा भी वही हाल करेंगे, हमारा भी वजीर खजाना भाग जाएगा। इमरान खान को खुदा न खास्ता नवाज शरीफ की तरह भागना पड़ेगा, लेकिन हम अगली हुकूमत हम आएंगे और ये रिजल्ट हमारी कारकर्दगी का सबूत है। ये आपको बम्पर क्रॉप्स नजर नहीं आ रही, आपको रेमिटेंस नजर नहीं आ रही, आपको गाड़ियों की पैदावार बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, आपको लोगों के पास जो एटीएम कार्ड्स हैं और जो वो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे। सर डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चोई साहब। डॉक्टरों को चूंकि शेर नहीं आते तो आपके सवाल के दौरान मैं एक अपना शेर सीधा कर रहा था और उसी से मैं अपनी बात का आगाज़ करूंगा। जो सवाल आप हमारे ऑनरेबल कुलीग से पूछ रहे थे भाई साहब से, और वो उसके ऊपर जो है वो अपने चंद दलाइल देने की कोशिश कर रहे थे जिनमें वज़न कम था और ज़ोर ज़्यादा था। वो शेर ये था कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिस वजह से बीमारी हुई, जो बीमारी की जड़ ये करार दे रहे हैं, ठीक है, उसी से दवाई ले रहे हैं। वही डॉक्टर है पूरी दुनिया में, दूर से शौकत कोई इन्हें तबीब नहीं मिला और कि ये वही चेंज कर ले, कोई डॉक्टर चेंज कर ले। इसका मतलब ये आप बीमारी फिर आप लगा के कहते हैं। सुने मैंने कहा बकौल इनके। और दूसरी बात यह है कि मरीज डॉक्टरों से ठीक होता है, अस्पतालों से ठीक नहीं होता। बिल्डिंग्स कभी भी मरीज को ठीक नहीं करती, हमेशा अफराद ठीक करते हैं। हमने आज आपने देखा होगा, आपके मीडिया ने भी और उसके बाद हमारी
सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी कौम ने देखा कि हमने आज एक प्री बजट सेमिनार किया जिसमें हमारी जो इकोनॉमिक टीम है उसने पूरा एक एनालिसिस और कंपैरिजन पेश किया कि 2018 में मैशत की क्या पोजीशन थी, लेकिन कुछ आज चीजें पोजीशन की क्या हालत है। मिस कर रहे हैं। मतलब पहली बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में वाकई रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये पिछले 2 हफ्तों में हो सकता है बाद में कुछ स्कैम साबित हो, लेकिन रिकॉर्ड है। बम्पर क्रॉप भी बेहतर है, रेमिटेंस भी बेहतर है, मैं और हमारे रिजर्व्स भी बेहतर हो। ये कुछ चीजें हैं हकीकत। और हमारे 21 करोड़ और 50 लाख से जायद जो पाकिस्तानी हैं वो इन इंडिकेटर्स को इकोनॉमी नहीं मानते कि स्टॉक एक्सचेंज महंगी हो, वो ऊपर चली गई, इंडेक्स में इजाफा हो गया, गाड़ी ज्यादा बनना शुरू हो गई। यही गाड़ियों के लेकिन आप क्रेडिट लेते थे अपने फैक्ट्रियां हैं वो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये फैक्ट्रियां, मैं नाम क्या लूं, वो इनके दौर में बंद भी हो चुकी हैं। यही फैक्ट्रियां, कार मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। अच्छा बन रही है जी, मोटरसाइकिलें बन रही हैं, कारें बन रही हैं, बनाने ज्यादा बिकना शुरू हो गई हैं, फलानी चीज ज्यादा बिकना शुरू हो गई है। ये कोई इंडिकेटर नहीं होते। मैं जो आपको कहा ना कि 21 करोड़ और 50 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी, इस्माइल साहब का वो प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, तो सिर्फ कारें नहीं बिक रही, यहाँ पे काफी में बिक रही है बहुत। वो बेचारे का एक जाती बिजनेस है, उसको बख्श दें। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो मैंने आपके सामने आदमी टॉफी बहुत खा रहा है, अवाम का जो मैंने आपके सामने ये फिगर रखा है, उसके लिए जो मैशत है ना, वो उसकी अपनी जिंदगी की गाड़ी कैसे चल रही है उसका नाम है, उसके घर की मैशत कैसे चल रही है। और उसकी घर की मैशत, ये तमाम अशारिये जो हुकूमत रोजाना की बुनियादों के ऊपर बैठ के दाएं बाएं करते रहते हैं, इससे किसी का पेट नहीं भरता। सर ये जिम्मेदारी आप पे डाल रहे हैं, लेकिन हालत हमारी जिम्मेदारी नहीं, इन्होंने बर्बाद किया है। मैं तो कौन करेगा, किसने बर्बाद किया? एक तो ये मैंने आपको बताया जी, असल इंडिकेटर जो है ये आपके अवाम की जिंदगी है कि उसके ऊपर कितने असरात मुरतब हो रहे हैं मैशत के। दूसरी बात जो सब ये है कि अगर अदाद शुमार आपने देखने हैं तो आप उनको कंपैरिजन करें 2018 जब उनको हमने मुल्क इनके हवाले जो है वो किया गया था, तो उस वक्त क्या हालात है और आज क्या हालात है। हर चीज जो है वो तबाही का शिकार है। तमाम इंडिकेटर्स नीचे आए हैं। वो जीडीपी ले लें, वो आप इनकी जो ये रोज अंग्रेजियां ज्यादा बोलते हैं, वो सारी मैशत की टर्म्स ले लें, उनमें किसी जगह पे भी हमारे फिगर्स को बीट नहीं कर रहे। और जितना इन्होंने, मैं समझता हूं कि मुश्किलात पैदा कर दी हैं पाकिस्तान की, एक जैसे कहते हैं कि औसत दर्जे की फैमिली, और वो लोग जिनकी जो है वो मैशत जो है औसत दर्जे से भी कम है, तनख्वाह जिनकी 20-25 हज़ार से कम है, उनकी जिंदगी को कंपैरिजन कर लें, आपको पाकिस्तान की सारी मैशत पता लग जाएगी। ठीक है नाज भाई साहब, आपको याद होगा नून लीग की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बात करके चली गई है, खजाना ही नहीं है, खाली है और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाला, फिर हमने गुर्बत खत्म की, फिर हमने बेरोजगारी खत्म की, फिर हमने बिजली पूरी की, फिर हमने दहशतगर्दी खत्म की। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई, अब इनकी गवर्नमेंट आई तो ये कह रहे हैं सारे काम वो कर गए। तो इसका मतलब पिछली हुकूमतें, और पिछली हुकूमतों में सारी जड़ें आपकी गवर्नमेंट की तरफ जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि जब हुकूमत में ये नहीं थे तब तो इन्होंने दावा ये किया था कि जी हम आएंगे, हमारे पास सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये बताते थे कि हम आएंगे और इतने अरब डॉलर हम IMF के मुंह पे दे मारेंगे, और ये कर्जे का जो बहुत बड़ा बेगिंग बोल है इसको लेके हम तोड़ देंगे। तो बात ये थी कि अवाम समझी कि शायद वाकई आप इतना मजबूत बना के गए थे, तोड़ नहीं सकते। अगर जी आप अब इस पे जरा गौर से बात सुन ले मेरी थोड़ी सी, तो जरा आवाम को भी समझ आ जाएगा। बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में 2008 से 18 तक हमने क्या काम किया कि हमने अवाम की जो इनकम थी उसमें इजाफा किया, और उसमें इजाफा ये हुआ कि 2 से 3% इजाफा हुआ, बेहतरी आई। एक्सपोर्ट जो है हमारी $25 बिलियन रिकॉर्ड है जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। एक एग्रो बेस्ड कंट्री जो एग्रीकल्चर के ऊपर, जो एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, उसको हमने इम्प्रूव किया, हमने बूस्ट किया, इजाफा किया था। हमने गंदम जो है हमारी जो है वो उसमें बहुत शॉर्टफॉल था, 6 महीने के अंदर गंदम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क में हम आ गए। फिर आप मुझे ये बताइए कि ये सारे मामलात को देखें तो मुझे जरा सा ताज्जुब ये होता है कि आते ही इन्होंने 13.25% के ऊपर सूद को लेकर चले गए, इंटरेस्ट रेट ले गए। मैं तो नहीं कह रही, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जी 2.5 साल के अंदर जो इन्होंने ग्रोथ को नेगेटिव करने की मुहिम चलाई थी, जो बिजनेस फ्रेंडली इकोनॉमी को लेकर इन्होंने बिजनेस
नेगेटिव की तरफ लेकर चले गए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर आपकी डैमेज हो गई इसकी वजह से कि आपने 13.25% पे आप इंटरेस्ट लेकर चले गए, और अब आपका जो बजट खसारा है वो सालाना आपका, हर साल आपका बजट खसारे पे खसारे में जा रहा है, क्योंकि 6,000 अरब तो आपका सिर्फ और सिर्फ खर्चा है टोटल मिला के, सूबों का मिला के और ओवरऑल खर्चा मिला के। फिर 1200 अरब जो है वो आपका जो बजट डिफिसिट है वो आपका जो कर्जों की मद में सूद की मद में आप जो पैसा रिटर्न करें 4 साल तक आपको ये देना पड़ेगा। और उसकी वजह क्या है कि आपने जो आते ही टीका लगाया उसका इंटरेस्ट का। ये बात कर रहे थे कि जी ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे थे और क्या 2-4 चीजों की मेरे भाई बात कर रहे थे। बहुत ही लग्जरी आइटम्स। अच्छा इस्माइल साहब का कहना है कि 2018 में 2.5 लाख थी और गाड़ियां बिकती थी और 1.25 लाख है, अभी तक ये 2018 के लेवल पे है। बात यह है कि ये इकोनॉमी अच्छी करने आए थे, अवाम को रिलीफ देने आए थे, लेकिन क्या इन्होंने कर दिया, आते ही 2.25 लाख का एक पाकिस्तानी इस वक्त मकरूज कर दिया इन्होंने। और फिर उसके बाद बात करें जी ऑटोमोबाइल्स अच्छे कर दिए, हमने फलानी टॉफियां ज्यादा बिक रही हैं, व्हाटएवर। मुझे बताइए, आम पाकिस्तानी की दाल महंगी हो गई, उसकी चीनी चोरी हो गई, उसका आटा महंगा हो गया, आप आटा प्रोड्यूस करने वाला मुल्क आटा इंपोर्ट करने पे मजबूर कर दिया, दालें आप इंपोर्ट, 200 रुपए की आपको 1 किलो जो है वो दाल मिलती है, गरीब दाल से भी रह गया। फिर आप बताएं, गैस महंगी, बिजली महंगी, दवाई आपने 400% इजाफा कर दिया। इन तमाम आदाद शुमार के बाद सोने पे सुहागा 15,000 अरब कर्जा 2.5 साल के अंदर आप ले चुके हैं। ये भी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया तमाम गुज़िश्ता हुकूमतों का। तो आप तो कर्जा देने के लिए, आप रिलीफ देने के लिए आए थे, ये 15,000 अरब आपने किसके लिए कर्जे ले लिए मेरे भाई? सर ये भी फरमा बताएं। फिर आप हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाता है, फिर आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपने अवाम के ऊपर बर्डन डाल दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो अवाम का इकोनॉमी इनकम उसकी है नहीं, रोजगार है नहीं। अभी फरमा रहे थे आपने जो फारूक सलीम साहब से आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस उनका लिया, तो वो बता तो रहे हैं आपको कि 40 से 41% लोग जो है वो बिलो द पॉवर्टी रेट चले गए। और मुझे याद पड़ता है कि हमेशा इमरान खान साहब कहते थे कि लोगों के कद रुक गए हैं, माल नरिशमेंट है, लोगों को खुराक की किल्लत है। आपने तो 40% मजीद लोगों को नीचे सतह गुर्बत से नीचे फेंक दिया। तो पहले चले कम से कम गंदम तो मिल जाती थी खाने के लिए, अब तो वो भी नहीं है। वो खुराक में जो है ना, कहते हैं ग्रोथ नहीं है बच्चों की, अब तो गंदम का भी बड़ा मसला। अब इस वक्त -7% है। ब्रेक लेने मुझे डॉक्टर फारूक सलीम साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो ग्रोथ दिखाई जा रही है, जीडीपी ग्रोथ 4% पे, ये कोई हकीकी है या गैर हकीकी है? ये भी कुछ स्कैम तो नहीं? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर फारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा, सर ये जो कहा जा रहा है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जीडीपी ग्रोथ, और पाकिस्तान की मैशत बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब अच्छी हो जाएगी तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट से महंगाई खत्म हो जाएगी पाकिस्तान में। देखिए चौधरी साहब, ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ ये आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी, आप अभी तक देखिए कि आपके प्रोग्राम में बहस क्या हो रही है। देखिए आम आदमी के लिए 4 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल वो ये पूछ रहा है, 3 साल पहले 35 रुपए का किलो आटा था, आज वो 75 रुपए का हो गया है। उसका जवाब सुनिए क्या आता है। उसका जवाब आता है कि हमने एक्सपोर्ट बड़ी बढ़ा दी। फिर सवाल पूछा जाता है कि 55 रुपए की चीनी थी 3 साल पहले, अब वो 100 रुपए से ज्यादा क्यों हो गई है? उसका जवाब आता है कि हमने रिजर्व्स बड़े बढ़ा दिए। फिर सवाल आता है कि 11 रुपए का यूनिट में बिजली का बिल दिया करता था, आज वो 23-24 रुपए पे पहुंच गया है। उसका जवाब आता है कि हमने रेमिटेंसेस बड़ी बढ़ा दी। फिर सवाल किया जाता है कि पिछले 3 सालों में मेरी तकरीबन 20% जो आमदन है वो गिर गई है। उसका जवाब ये आता है कि स्टॉक मार्केट बहुत चढ़ रही है। तो जो मुझे लगता है कि हुकूमती पार्टी के नुमाइंदे किसी और सियारे में रह रहे हैं, जो 22 करोड़ पाकिस्तानी जमीन पे रह रहे हैं, वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं और उनका जवाब जो आ रहा है वो शायद मरीख से आ रहा है, उन सवालात का जवाब नहीं दिया जा रहा। अब आपने जीडीपी ग्रोथ का जिक्र किया, देखिए जीडीपी ग्रोथ बड़ा टेक्निकल सा इशू है। 3.9 नहीं हुआ, आप कह दें जी ये 6.9 हुआ, उससे आम पाकिस्तानी को क्या फर्क पड़ा? क्या उसके आटे की कीमत कम हो जाएगी? क्या चीनी की कीमत कम हो जाएगी? क्या बिजली की कीमत कम हो जाएगी? फिर आपको याद होगा कि जिस दिन ये 3.9 की फिगर सामने रखी गई थी तो स्टेट बैंक ने एक ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि जी आपने इसमें जो टोटल का फॉर्मूला लगाया है वो बहुत ज्यादा लगाया है, जिसके नतीजे में आपको जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा नजर आ रही है। फिर जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के,
उन्होंने खुद से कहा कि जी जो आपने सरमायाकारी की इसमें फिगर लगाई है वो बहुत ज्यादा लगाई है, जिसके नतीजे में आपको एक एक्सैजरेटेड फिगर सामने आ रही है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये बेसिकली तो वकार मसूद फार्मूला है ये, उन्होंने इसहाक डार साहब के दौर में भी यही किया था और उसके बाद अब इनके पास है तो जाहिर है वो भी यहां पे भी यही कर रहे हैं। अब भाई साहब बड़ी सिंपल सी बात सर, जितनी आपने ग्रोथ दिखाई ना सर, उसका फायदा 1% पाकिस्तानियों को हो सकता है जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, जो रेमिटेंस से हो, जो या फिर ये स्टॉक एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, उनको तो फायदा हो सकता है। 99% आवाम जो है, जिसका चीनी इशू है, जिसका खाद इशू है, जिसका आटा इशू है, जिसका रोटी इशू है, जिसकी रोजाना की ग्रोसरी जो है, सब्जियां, वो इशू है, उनको कोई फायदा नहीं हो, उनको बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। तो आपकी जो मैशियत है सिर्फ 1% लोगों को फीड करने के लिए। बिल्कुल गलत, आप भी गलत कह रहे हैं माजर के साथ, और डॉक्टर साहब भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी बात रेलेवेंट नहीं। तो एडवाइजर रहे हैं, मैं सुन लें, मुझे मौका दे, मैं वो मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। अगर मुल्क में ग्रोथ हो रही है, शरह नमू बढ़ रही है, इसका मतलब है आपके कारोबार बढ़ रहे हैं, कारोबार बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नौकरियां बढ़ रही हैं, नौकरियां बढ़ रही हैं, इसका मतलब लोगों के घरों में ज्यादा पैसे जा रहे हैं, ज्यादा मुनाफा आ रहा है, ज्यादा टैक्स आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर मईशत ग्रो कर रही है तो उसका फायदा कोई नहीं है। मैं आपको जितना कहेंगे इस पर बोल सकता हूं कि ज्यादा कारोबार हुआ, ज्यादा एक्टिविटी हुई, ज्यादा मुनाफा हुआ, ज्यादा टैक्स आया, ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। अगली बात से मुझे सुनने दें। एक नुक्ता, आप ये कह रहे हैं गंदम की जो फसल है बम्पर है ना, जब बम्पर फसल आ रही है, क्रॉप आ रही है, तो इधर से गंदम की कीमत कम होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं ठीक कहती हूं ना। दूसरी, लेकिन ये है कि बम्पर क्रॉप भी और इधर गंदम भी महंगी हो रही है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम इनसे पूछते हैं कि आटे की कीमत क्या है, ये कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक्सपोर्ट बढ़ने का जरा फायदा क्या होता है? जो चीजें आप बाहर से मंगाते हैं, रोजगार बाहर जाता है। एक्सपोर्ट का मतलब है चीजें यहां बना के बाहर भेजें, आप टेक्सटाइल बना के बेचते हैं। जरा सुन लेना सर, वो कारों को फायदा हो रहा है ना, उसका आपके मकामी हुनरमंदों को फायदा होता है, सनतकारों का फायदा होता है, रॉ मटेरियल का फायदा होता है, किसान को फायदा होता है, आपके ट्रैक्टर ट्रॉली वाले को फायदा होता है, ट्रांसपोर्टर का फायदा होता है। मेहरबानी करके इन चीजों को इस तरह इजी ना लें। ये सारी चीजों का फायदा हमारी का होता है। $30 बिलियन होगी, कितनी होगी हमारी एक्सपोर्ट जितनी भी बड़ी है? अगर मुस्लिम लीग नून ने, अच्छा एक और बात देखिए, $20 बिलियन थी ना, अब 21 हो गई। जवाब देने होगी सर। अगर मुस्लिम लीग नून, जिसको ये बड़े शादियाने बजा रहे हैं, 61 अरब डॉलर इंपोर्ट करते हैं और 20 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। चौधरी साहब सुने, ऐसे ही होगा। 40 अरब डॉलर जो है हमारा एक्सपोर्ट इजाफा हो गया ना सर। कितनी होगी लोगों को समझाने दें। अगर करंट अकाउंट के खसारे का मतलब क्या है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में 61 अरब डॉलर हमने बाहर पे करना है, बाहर अदा करना है, और 20 अरब डॉलर बाहर से कमाना है। 40 अरब डॉलर का वो कर्जा होगा जिसकी गलत हो गया ना। लेकिन मसला ये है कि ये जो 13,000 अरब रुपए के कर्जे आपने ले लिए, उसमें बनाया क्या है? कोई मेट्रो बन गई है, कोई बिजली पूरी होगी, कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ लिया आपने, कोई आपने नई नहरें खोद दी हैं, कोई समंदर को उधर से उठा के ले आए, किया क्या? ये भी बहुत बड़ा झूठ है इस मुल्क के साथ कि कर्जा बढ़ गया। अच्छा हाँ, सुन ले मेरा जवाब, सुन ले मैं इसका जवाब गवर्नमेंट के फिगर साहब, अगर मुझे आप मुझे जवाब आप भी और नहीं देने देंगे तो फिर लोगों को क्या समझ आएगा? एक डिबेट है ना। आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनो। ठीक है, कितना कर्जा पड़ा? चौधरी साहब, कर्जा बैरूनी होता है जब आपका तजारत का खसारा हो। हम पिछले साल 19 अरब डॉलर से आज जीरो पे आ गए, आज सरप्लस हो गया। अंदरूनी जो हमारा बजट है वो भी हमारा खसारा खत्म हो गया, प्राइमरी सरप्लस आ गया। एक ही पेमेंट की वजह है वो आपका कर्जे। अब आपके जो कर्जों की अदायगी है। अब कर्जा क्यों बढ़ा चौधरी साहब? कर्जा वही रुपयों में बढ़ा है, इसलिए कि डॉलर 120 रुपए का था, आज डॉलर 152 रुपए का हो गया। कौन ले आया? नहीं, वो करंट अकाउंट का खसारा ले आया, खसारा इनका। साहब सुने, आपने फैसला किया ना। डॉक्टर फरूख साहब डॉक्टर साहब का एक कमाल था कि उन्होंने 105 रिजर्व, डॉक्टर साहब रिजर्व 8 अरब के डॉलर के हो गए थे, आज रिजर्व 23 अरब डॉलर के। पाकिस्तान स्टेबल है, इसीलिए हम जब इनकी हुकूमत खत्म होती है कहते हैं भाग के जाओ IMF पास। अगर आप मुझे ये बताइए ना, एक और सवाल चौधरी साहब सुनो, फिगर्स का जवाब। मैं एक और सवाल, अगर मैशत इतनी जबरदस्त थी नून लीग के दौर में, आप बड़ी तारीफें कर रहे हैं, तो क्यों हमें आते ही IMF पर जाना पड़ रहा था? इसलिए कि मुल्क दिवालिया हो गया था। सर आप नहीं गए थे, हम नहीं गए, वो एक अलग बात है। कर दिया था आपने साहब। अच्छा, आप नहीं गए, ये प्रॉब्लम हुआ। आप इधर ही हो गए। आपने क्या कहा? हम नहीं गए, इसका मतलब जल्दी जाना चाहिए था। तो इसका मतलब तबाह कर गए थे, इसी कर लेने जाना। वो तो सारे मान गए ना सारे, तो आप मान गए, हम लेट गए, हमें जल्दी जाना चाहिए था क्योंकि ये तबाह करके गए थे। एक मिनट रुके डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये कर्जों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर
सवाल साहब मुझसे डॉक्टर फरहत सलीम साहब। देखिए इसका जी, जवाब आपसे। इसका जवाब तो स्टेट बैंक रोज अपनी स्टेटमेंट में देता है, हुकूमत के अपने पर्चे सामने आ रहे हैं। कुछ हुआ ऐसे है कि 30,000 अरब रुपए का टोटल कर्जा था सन 2018 में। अब 2018-2021 के दरमियान में जितने कर्जे नए लिए गए, पुराने वापस किए गए, कर्जों की सूद में मद में पैसा दिया गया, बॉटम लाइन ये है कि नतीजा आज निकला है कि वो 30,000 अरब का जो कर्जा था 3 साल पहले, वो आज 45,000 अरब का है। तकरीबन 15,000 इजाफी कर्जा जो है ये पिछले 3 साल में लिया गया है। और अगर आप इसको PMLN से, लेकिन ये अब्बासी साहब का ये कहना है कि ये जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से बड़ा कर्जा ये हमने लिया नहीं। देखिए डॉलर की फ्लक्चुएशन तो PTI के PMLN के दौरान भी थी, और डॉलर की फ्लक्चुएशन पीपल्स पार्टी के दौरान भी थी। वो कहते मेरी बात मान गए डॉक्टर साहब। देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो 5 अरब रुपया औसतन रोजाना का इजाफी कर्जा लिया करती थी और हम उस वक्त रोते थे। फिर PMLN आ गई, वो 8 अरब रुपया इजाफी कर्जा रोजाना का लिया करती थी, और पिछले जो 33 महीने गुजरे हैं उसमें तकरीबन 15 अरब रुपया इजाफी कर्जा रोजाना की बुनियाद पे लिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर तारिक एक जुमला फिर डॉक्टर डॉक्टर तारिक साहब। एक तो मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने मान लिया कि ये रुपयों में कर्जा है क्योंकि डॉलर का कर्जा रुपयों में आता है, और कर्जा 15,000 अगर मुझे 10 सेकंड बोलने देना, आपका सवाल जरा बोलिएगा, फिर डॉक्टर साहब को दीजिएगा। कर्जा बड़ा है सर, उसने चौधरी साहब कर्जा तब लेते हैं जब आप बाहर का खसारा हो, खसारा खत्म है, कर्जे की जरूरत ही नहीं है, तो कर्जा खत्म हो गया ना। तो कर्जा नहीं, कर्जा नहीं खत्म हुआ, खसारा खत्म हो गया, कर्जा नहीं खत्म हुआ, खसारा खत्म हो गया, कर्जे की जरूरत ही नहीं है। कर्जा आपको चाहिए होता है, जब खसारा ही नहीं, आपका जो ये तो आपने पहले आज प्री बजट सेमिनार किया, इसका मकसद क्या था सर? सबसे पहले तो फायदा क्या है? आप हमारे भाई सदाकत अब्बासी के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। मैशत पे हुआ हमें टोट के जोड़ के उन्होंने को रखे हुए हैं और आप हमें टेक्निकल सवाल पूछी जा रहे हैं। इन्हें लगाएं किसी और टॉपिक पे ताकि कोई ये दबा के गालियां दें दूसरी पोजीशन को फलां और अपने दिल का शौक पूरा करें। प्री बजट सेमिनार मैं चंद चीजें आपको करता हूं। उसका तो सिर्फ मकसद था तकाबली जायजा पेश करना, कंपैरेटिव एनालिसिस 2018 और करंट सिनेरियो, और उस सारी कौम ने देखा। चंद चीजें मैं अर्ज करता हूं। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि 99% लोगों की जिंदगी में इकोनॉमी का क्या असरात होते हैं और कौन सी इकोनॉमी, कौन सी मैशत, उनके घर की बिजली का बिल, गैस का बिल, रोटी गैस, यही है ना उनकी इकोनॉमी। ये कह रहे हैं जी गंदम बम्पर, आटा महंगा हो रहा है। अच्छा, वो गन्ना बम्पर, चीनी जनाब 100 रुपए क्रॉस कर गई है, सीमेंट की प्रोडक्शन डबल, सीमेंट की कीमत भी डबल, सरिये की कीमत कितने 1.5 लाख रुपए टन हो गया सरिया, उसकी कीमत जनाब डबल। अच्छा, दूसरी बात ये हो गया, इसकी वजह कोई नहीं सुने मैं आपको बताता हूं ना जी। मुझसे पूछें तो इनसे होगा। ये कर्जों की जो बात हो रही है, 70 सालों में अगर 100 रुपया कर्जा था ना, मिसाल दे रहा हूं, तो इन 2.5 सालों में इन्होंने 50 रुपया मजीद ले लिया, यानी 150 रुपया आज कर्जा हो गया। 70 सालों में पूरे मुल्क में 100 रुपया लिया, 50 रुपया जनाब इन्होंने वो ले लिया सिर्फ 2.5-3 सालों में। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि कर्जा हम नहीं ले रहे। डॉक्टर साहब से आपने बात की है, कायम किया था कर्जे लेने का 10,000 अरब, आपने हैरान कर दिया था पूरी दुनिया को, इन्होंने बाकी दुनिया को भी हैरान कर दिया। मैं यही अर्ज कर रहा हूं जी कि ये जो हालात आज हैं और जो दादोशुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो अभी आज आप ही खबरों में चल रहा था 9 बजे कि आपके जो हवाबाजी की वजारत है अपनी मिनिस्ट्री कह रही है अपने मिनिस्टर के बारे में कि उसके एक बयान की वजह से कि हमारे पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, 7 अरब रुपए का नुकसान PIA को हुआ। ये अपनी वजारत कह रही है। ये वैसे अच्छी तब्दीली है ना कि खुद सर, मैं आपको देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, हकायक को माने ना, वो क्यों है या क्या है उसके ऊपर बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप अगर हकायक को मानेंगे तो आज जिन मसाइल का हम शिकार हैं, इकोनॉमी के अदाद-ओ-शुमार और इशारिये जिस बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं और बैठ चुके हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। ना माने ये आपकी अपनी मर्जी है, मैं ना मानूं ये तो इनका वतीरा है, जाहिर है कोई भी बात होगी मैं ना मानूं। नाज बलोच साहब के पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये इकोनॉमी चलाना इनके बस की बात नहीं, ये वजह है या कोई और रीजन हो सकती है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि इशू क्या है, इनके बस की बात नहीं है?
देखिए इशू ये है कि इस हुकूमत के पास कोई इकोनॉमी पॉलिसी है ही नहीं। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक पॉलिसी होती है। कहीं पर इनके पास आधे लोग आते हैं वो प्राइवेटाइजेशन के हक में, आधे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, आधे IMF के हक में, आधे IMF के खिलाफ, आधे सूद बढ़ाने के हक में, आधे सूद बढ़ाने के खिलाफ। मतलब ओवरऑल आप देखें कि इनके पास कोई एक सिमत, कोई एक डायरेक्शन नहीं है। खजाना आप फिर आप ये देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, ना साहब ने जो बात की आप ही जारी रखें गुफ्तगू। आपने कहा सिमत नहीं है, विजन नहीं है, मुर्गियां, कट्टे, अंडे, इससे बड़ी क्या विजन होगी? अच्छा, अब बात यह है कि इनके पास और फिर ऊपर से देखें, बात यह है कि या तो PTI इतने सालों की जो तहरीक चली, साफ शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली के नारे लगा के, ये जो पॉलिटिकल पार्टी, जी बिल्कुल मैं आती थी, बिल्कुल मैं आती थी, और मैं उस वक्त समझती थी कि जो ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, ये ख्वाब जो है ये शर्मिंदा ताबीर होंगे। लेकिन बात यह है कि उनकी ताबीर उन ख्वाबों की ये हुई नहीं। बात देखिए, इंसान सीखता है, वी ऑलवेज लर्न। हम एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस के, और नहीं हम सीखते हैं। आई थिंक मैं अपने जो आपने वो नारा नहीं सुना होगा, सस्ती होगी रोटी महंगी होगी जान, एक दिन आएगा जब होगा ऐसा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए इंसान सीखता है। मैंने उस पॉलिटिकल स्ट्रगल में भी बहुत कुछ सीखा और मैं आज भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो बात यह है कि ये जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो इनके पास अपनी कोई डायरेक्शन ना होने की वजह से आप देखें कि पहले शौकत अजीज साहब को, हफीज शेख साहब को लेकर आए, फिर शौकत तरीन साहब आए, तो सलीम मांडवी वाला साहब बचे। अब आप ये देखिए, वो मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े इंटैक्ट है। वो पीपल्स पार्टी के बड़े स्टॉलवर्ट और जाले हैं। उन्होंने जब भी बनना है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बनना है। तो बात यह है कि देखिए इन्होंने इतनी इम्पोर्ट की सो मच सो कि वजीरें भी, वजारतें भी इन्होंने इम्पोर्ट की, दूसरों को लेकर, दूसरों की, जिनको गाली देते, जिनकी मईशत को बुरा कहते हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टी को लान तान कहते हैं, जिनको पाकिस्तान की हर तकलीफ का जिम्मेदार ये ठहराते हैं, उन्हीं को लाके आप वजीर बना रहे हैं। और पूरी की पूरी काबीना आपकी कॉपी पेस्ट है परवेज मुशर्रफ की काबीना से। आपने कौन सी तब्दीली लेकर आनी है इनके साथ? आज हवाबाजी की हम बात करें, देखिए अरबों रुपए का जो टीका आवाम को लग गया, आपने इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की जगहसाई की, एयरलाइन की, उसका जिम्मेदार वजीर खुद खड़ा होकर मान रहा है कि जी ये सारे मामलात हुए हैं। तो आप नुकसान भी दे रहे हैं, करप्शन में इजाफा हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही है कि करप्शन में 2.5 सालों में इजाफा हुआ है। ये कहते थे कि जब महंगाई होती है उसकी वजह करप्शन होती है। तो आज कौन महंगाई में, आज कौन करप्शन कर रहा है जो महंगाई में इजाफा हो रहा है? वैसे महंगाई है सर पाकिस्तान में? बिल्कुल महंगाई, और गुर्बत में इजाफा हुआ है। गुर्बत में इजाफा भी हुआ है। तो ये किसी और गवर्नमेंट की वजह से नहीं चौधरी साहब, आप देखें कि पिछले 2 साल से मैंने कहा मुल्क की 20% इंडस्ट्री बंद है। आप लोग इस बात को एक्सपोर्ट सुने ना, इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट कैसे सुने ना? नहीं सुने, इंडस्ट्री मैंने कहा सारी नहीं बंद, मुल्क की 20% इंडस्ट्री बंद है। आपके पड़ोस में इंडिया में 7.5% नेगेटिव ग्रोथ है। आप इस वक्त कोरोना को भी आपने हैंडल कर लिया। आपको तो कहते लॉकडाउन करें, इमरान खान ने लॉकडाउन भी नहीं किया, मईशत भी बचाई और तारीखी तौर पर लोगों को मदद भी की, और आज मईशत उठ भी रही है। आप नहीं मान रहे, ना माने, स्टॉक मार्केट मान गई है, IMF मान रहा है, सारे फिगर्स मान रहे हैं। ये एक चीज नहीं मान रही, जिनका दिल था कि ये मईशत ना उठे ताकि उनकी दुकानें बंद हो। ये तो दो पार्टीज है ना, चलो ये नहीं मान रही। फरुख सलीम साहब तो आपके एडवाइजर आप मान रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंसान है। अभी मैं आपसे बात करूं, उनसे कोई बहस नहीं है। बात सिंपल है कि अगर इंडिया में 7.5% मनफी ग्रोथ है, इंडिया कोविड को भी नहीं डील कर सकता। पाकिस्तान ने अगर 4% ग्रोथ ज्यादा कर दी, पाकिस्तान की, जैसे मैंने कहा कि यानी आपके इस वक्त फॉरेन रिजर्व 23 अरब डॉलर से ज्यादा हो गए, तो आप ये कामयाब है या हम कामयाब है? अच्छा फर्स्ट लीव साहब ये फरमाइए कि सर ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो पहले दिन बैठ के एक बहुत बड़ा मनाजरा करेगी और उसके बाद एक आध हफ्ता रोती धोती रहेगी कि पिछली गवर्नमेंट हमें बर्बाद करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर? देखिए, हफ्ता 2 हफ्ता रोना तो जायज बनता है। इल्जामात पुरानी हुकूमत के ऊपर डालना, मैं कहता हूँ 6 महीने साल तक आप डाल सकते हैं और वो चूरन शायद बिक भी जाएगा। लेकिन अगर 33 महीने गुजर गए हैं और उसके बाद आपका अपना जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहता है कि मई के महीने में जो फिगर्स आई हैं कि मुर्गी का गोश्त 60% बढ़ गया है, अंडे 55% बढ़ गए हैं, गंदुम का जो रेट है वो 30% बढ़ गया है, चीनी 22% बढ़ गई है, बिजली 22% बढ़ गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये PBS वाले कह रहे हैं। तो फिर 33 महीने के बाद आप ये सारे जो इशारे हैं, अब ये नहीं कह सकते कि पुरानी वाली हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर सारा बोझ डाल गई।
अच्छा, एक बड़ा सादा सा सवाल अब्बासी साहब से अगर मैं अर्ज करूं, अगर आपकी इजाजत हो। उन्होंने कहा कि कारोबार बहुत फल फूल रहा है। उसी रिपोर्ट में हुकूमत खुद से कह रही है कि जो गैस और बिजली की खपत है उसमें 22% डिक्रीज आई है, उसमें कमी आई है 22% की। तो खुदाया ये ऐसा कौन सा कारोबार है जो बिजली भी इस्तेमाल नहीं करता, जो गैस भी इस्तेमाल नहीं करता, और ये दोनों चीजें इस्तेमाल किए बगैर फैलता फूलता है? डॉक्टर साहब, शादी हॉल सारे बंद हैं, होटल सारे बंद हैं, मरी स्वाद सारा बंद रहा है। इधर ही सारे वो गैस खाते होनी थी ना। जब शादी हॉल ही खाली बंद करेंगे तो कितना इंपैक्ट आएगा? जब वो बिजली कहां से? तो बिजली में आप देखें ना, जब आप 6 बजे दुकानें बंद कर देंगे, जब आप लॉकडाउन लगाएंगे मुल्क में, तो चीजें तो डाउन नीचे जाएंगी। फैक्ट्रियां चल चेक रही करें पूरी दुनिया में क्या हुआ है। ये तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ एक बाकिरदार, अक्लमंद, समझदार लीडर है जिसने पाकिस्तान को बचा लिया है। आप तो आज को अपोजिशन की दुकानें बंद होती, जब से इन्होंने सुना कि 4% ग्रोथ है, इनको तो पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। अगले साल 5% है, अगले साल 6% होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान के रेवेन्यू भी बता रहा है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी वो कहते हैं कि बाहर के लोगों के फिगर्स पे तो जिन्होंने पाकिस्तान के फिगर्स साहब ने गलत बयानी की। अगर हम फिगर गलत देते तो लास्ट में हम -4% क्यों कहते हैं? ये जो आप महंगाई की फिगर दे रहे हैं, ये भी तो हम दे रहे हैं। महंगाई की फिगर हम दे रहे हैं। इमरान खान जब क्रिकेटर भी थे ना, वो न्यूट्रल अंपायरिंग के हक में थे। वो मियां साहब। अच्छा, वैसे एक सवाल ये है सर कि आज अगर मैशत तरक्की कर रही है ना सर, तो इसका सारा सहरा जाता है हफीज शेख साहब के सर, कि वो उन्होंने इतना काम किया कि आज ये 4। वैसे मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात तो उनको निकाल क्यों दिया भाई? इसकी उनको वजह तो अवार्ड देना चाहिए था। हफीज शेख साहब ने आप सारे मिल के उनके गले में हाथ डालते, बिल्कुल हाथ डालना तो आपने उनको फर्क कर दिया। सुने, जितना उन्होंने माशी डिसिप्लिन करके सारे खसारे खत्म किए, आज उसका फायदा हो रहा है। वो हमने डिसिप्लिन करने के लिए किए थे, और ये जो नए हमारे शौकत तरीन है, ये प्रो ग्रोथ है। और शौकत तरीन साहब उससे पहले, आज से 40 दिन पहले वो ये कहते थे कि हफीज शेख ने बर्बाद कर दिया। ये आज वो कह रहे हैं आके मिनिस्टर बनने के बाद कह रहे हैं कि वो पॉलिसियां बड़ी जबरदस्ती पाकिस्तान टेक। साहब, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दो अलग माइंड सेट है। वो थे डिसिप्लिन करने के, और ये ग्रोथ वाले, उन्होंने ग्रोथ नहीं की। तो सर वो डिसिप्लिन वाले को क्या मिला? डिसिप्लिन वाले को मिला कि वो एक अलग बात है। ये कोई हफीज शेख के लिए मुल्क नहीं बना हुआ, मुल्क पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए था। हफीज शेख की जितनी जरूरत थी, उनकी जरूरत पूरी होगी, मुल्क के लिए किसी और की जरूरत नहीं। वो मसला जब शौकत तरीन साहब की जरूरत पूरी हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा। क्या फर्क हो? शौकत तरीन साहब, इमरान खान साहब, मैं और ये मैटर नहीं करते, पाकिस्तान मैटर करता है। और हमने रिजल्ट देके दिखाया कि हमने पाकिस्तान के लिए किसी बंदे की फिक्र नहीं की। अच्छा, ये फरमाइए डॉक्टर साहब, अगले साल पाकिस्तान कहां होगा? सर, दो कैफियतें इनसे पूछा अगले साल मियां साहब कहां होंगे? पाकिस्तान पे दो कैफियतें हैं। अगर तो खुदा न खास्ता यही एक कठपुतली निज़ाम पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा तो हालात बहुत ख़राब होंगे, अल्लाह ना करे। और अगर इनसे जान छूट गई, यानी इस 8 साल वापस आ जाए, अगर इनसे जान छूट गई तो जो भी आएगा इनसे बेहतर होगा। और आप बार बार कर रहे हैं ना कि जी वो हफीज शेख है, उनको क्यों फारग किया, अगर अच्छा उन्होंने काम किया। शौकत तरीन साहब अभी वो भी काफ़ी सच बोल रहे हैं। इसी निज़ाम में, मुआशी निज़ाम के अंदर जो खराबियाँ हैं, जो बेड़ा गर्क हुआ है, वो शौकत तरीन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वापस आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये क्यों हो रहा है जो आप बार बार पूछ रहे हैं। शायद बहैसियत कौम हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं, किस तरह के लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं हमारे ऊपर। हमें इज्तिमाई तौबा भी करनी चाहिए, अपने अमाल पर गौर करना चाहिए। देखिए, ये इस तरह के हुक्मरान भी एक अजाब होता है, जिससे कौम की ज़िंदगी में मुश्किलात में इजाफा हो, लोगों के लिए 3 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो जाए, करोड़ों के हिसाब से लोग सतह गुर्बत से नीचे चले जाएं, जिसका मतलब यह है कि वो 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं, इलेक्शन में 1 वक्त की रोटी खा रहे हैं। 2023 का इंतजार कर रहे हैं आप, इलेक्शन आएंगे, पता आपको चल जाएगा। ये पॉपुलर हैं तो वोट मिल जाएगा, नहीं होंगे तो लोग। वो तो आपने बाई इलेक्शंस में देख लिया। इससे पहले मामला चारों खाने हर जगह हमने नौशेरा से हार गए, कराची से 6ठे नंबर पे आ गए। कराची की सीट आ रही है 5 होती है, बाकी सारी में ज्यादा वोट दिया। 6ठे नंबर पे आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।